नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको सुना रहे हैं एक महिला बाकी की कहानी, जिसने अपराध तो किया, लेकिन जनता ने उसे अत्याचार से लड़ने वाली देवी बना दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बैंडिट क्वीन फूलन देवी और उनके आत्मसमर्पण की। फूलन देवी का आत्मसमर्पण भारतीय इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना है। इसे केवल एक बागी का आत्मसमर्पण नहीं, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के अद्वितीय समीकरण का परिणाम कहा जा सकता है। यह कहानी सत्ता के गलियारों से लेकर चंबल के बीहड़ों तक और हजारों की भीड़ से लेकर फूलन के आंतरिक संघर्ष तक फैली है। अब जानते हैं कि आत्मसमर्पण की पृष्ठभूमि क्या है। 1981 में हुए बेहमई कांड के बाद फूलन देवी ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में आतंक मचाया। बेहमई में 22 ठाकुर पुरुषों की हत्या ने फूलन को बैंडिट क्वीन का खिताब दिया, लेकिन इससे उनकी गिरफ्तारी को लेकर दबाव भी बढ़ गया। आखिर क्यों करवाना पड़ा आत्मसमर्पण? सरकार के सामने कौन-कौन सी चुनौतियां थीं? दरअसल बेहमई की घटना ने दिल्ली की इंदिरा गांधी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था। ठाकुर समुदाय के आक्रोश और राजनीतिक दबाव के कारण सरकार फूलन की गिरफ्तारी के लिए हर संभव प्रयास कर रही थी। इसके अलावा चंबल के बीहड़ों में डकैतों के बढ़ते प्रभाव ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों को भी अस्थिर कर दिया था। दूसरी तरफ बेहमई कांड के बाद फूलन के गिरोह में फूट पड़ने लगी थी। साथ ही डकैतों में आपसी संघर्ष और विश्वास की कमी ने फूलन को कमजोर कर दिया। दल में स्वास्थ्य समस्याएं खड़ी होने लगी थी। बीहड़ों में छुपते हुए फूलन बीमार रहने लगी थी। ये जरूर था कि जनता की सहानुभूति फूलन के साथ बनी हुई थी और फूलन को गरीबों और दलितों का समर्थन मिल रहा था, लेकिन उनके ऊपर लगे अपराधों के कारण उनकी स्थिति कमजोर भी हो रही थी। अब बात करते हैं आत्मसमर्पण को लेकर बन रही योजना की। दिल्ली से चंबल तक कैसे बात चली और इसमें इंदिरा गांधी और समाजवादी नेताओं की क्या भूमिका रही? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अर्जुन सिंह, जो उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, ने इस आत्मसमर्पण को संभव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनका उद्देश्य न केवल चंबल क्षेत्र में शांति लाना था, बल्कि इसे एक राजनीतिक संदेश के रूप में भी प्रस्तुत करना था। इसके लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सहमति जरूरी थी। अर्जुन सिंह ने दिल्ली में इंदिरा गांधी से मुलाकात कर उन्हें इस योजना की जानकारी दी। इंदिरा गांधी ने इसे एक राजनीतिक सफलता के रूप में देखा और मंजूरी दी। इस पूरे घटनाक्रम में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बीच समन्वय बन गया। आत्मसमर्पण की योजना बनाने के लिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की कई गुप्त बैठकें हुईं। मध्य प्रदेश सरकार ने चंबल के बीहड़ में फूलन को संदेश भिजवाया कि यदि वह आत्मसमर्पण करती है तो उन्हें फांसी की सजा नहीं दी जाएगी। यह संदेश चंबल के कुछ स्थानीय मध्यस्थों के माध्यम से दिया गया। उधर स्थानीय नेता और निषाद समुदाय भी फूलन देवी के संपर्क में थे। चंबल में सक्रिय कुछ स्थानीय नेताओं और निषाद समुदाय के प्रमुखों ने फूलन से बात की और उन्हें आश्वासन दिया कि आत्मसमर्पण के बाद उन्हें सम्मान और सुरक्षा दी जाएगी। एक अहम वजह यह भी थी कि गिरोह के भीतर बढ़ते असंतोष के कारण फूलन आत्मसमर्पण के लिए तैयार हो गई। आत्मसमर्पण का दिन 12 फरवरी 1983 तय हुआ। इसके लिए मध्य प्रदेश के भिंड जिले का महात्मा गांधी स्टेडियम चुना गया। यह स्थान इसलिए चुना गया क्योंकि यहां हजारों लोगों को इकट्ठा कर फूलन के आत्मसमर्पण को एक बड़ा प्रतीकात्मक इवेंट बनाया जा सकता था। इस दौरान सुरक्षा प्रबंध बेहद पुख्ता थे। स्टेडियम को चारों तरफ से पुलिस और सुरक्षा बलों ने घेर लिया था। लगभग 500 पुलिसकर्मी तैनात थे। स्टेडियम में लगभग 10,000 लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। इनमें देसी विदेशी पत्रकार, राजनेता, स्थानीय नागरिक और निषाद समुदाय के लोग शामिल थे। गैंग ने अपने पास मौजूद 315 राइफल और 25 अन्य हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया। फूलन ने महात्मा गांधी और मां दुर्गा की तस्वीरों के सामने सिर झुकाया। यह कदम सामाजिक न्याय और अहिंसा का प्रतीक था। मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने उन्हें महात्मा गांधी का प्रतीकात्मक शॉल देकर सम्मानित किया। फूलन देवी का आत्मसमर्पण उस वक्त इमरजेंसी से उभरी कांग्रेस पार्टी के लिए एक अहम राजनीतिक सफलता थी।
अर्जुन सिंह ने इसे अपनी बड़ी राजनीतिक जीत के रूप में प्रस्तुत किया और इंदिरा गांधी सरकार ने इसे सामाजिक न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के रूप में प्रचारित किया। फूलन देवी के आत्मसमर्पण ने दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए एक प्रेरणा का काम किया। उन्हें न्याय की देवी के रूप में देखा जाने लगा। इससे दलित सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला। आत्मसमर्पण के बाद मीडिया और समाज में यह बहस शुरू हो गई कि क्या फूलन को नायिका माना जाना चाहिए या अपराधी। आत्मसमर्पण के बाद का जीवन फूलन का जीवन बेहद साधारण रहा। फूलन देवी ने आत्मसमर्पण के बाद 11 साल जेल में बिताए। 1996 में फूलन देवी समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ी और सांसद बनी। पूरे चंबल में वो अकेली बाकी थी जो राजनीति में सफल रही। ये अलग बात थी कि रंजिश की वजह से फूल का राजनीतिक करियर बहुत छोटा रहा, नहीं तो वो लंबे समय तक सियासत में काबिज रहती। फूलन देवी का आत्मसमर्पण न केवल चंबल में शांति का प्रतीक बना, बल्कि भारतीय समाज में जाति, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय के मुद्दों को भी उजागर किया। यह घटना आज भी यह सवाल खड़ा करती है, क्या परिस्थितियां अपराध को जन्म देती हैं और क्या हर अपराधी के भीतर एक नायक छुपा होता है। द रियल स्टोरी की यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें जरूर बताएं। आप किस तरह की खबरें देखना चाहते हैं, ये भी लिखें। हमारा मनोबल बढ़ाने और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।